नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन मैथमेटिक्स एजुकेशन में। और आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका दूसरा वीडियो में डाल रहा हूं। इसमें आपको बताए जाएंगे क्या क्या चीज सीखना है, आप लोगों को वो समझेंगे। सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है और इसके बारे में पूर्व वीडियो में बताया जा चुका है। अब देखना यह है कि इसमें किस तरह के सवाल होते हैं और बोर्ड के लहजे से या एग्जाम के लहजे से या किसी कंपटीशन के लहजे से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसके बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और क्लास 10 के और 11 12 के भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपका बेसिक है और बेसिक 9 और 10 को बेसिक माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और इसमें आपको ये जनरल फॉर्म है और जनरल फॉर्म के हिसाब से आपको पता करना होता है कि दिए गए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। सबसे पहले तो ये आपको पता करना होगा। इसके बाद अगर हो सकता है तो वह कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और अगर सॉल्यूशन हो सकता है कितने हो सकते हैं और किस प्रकार के फॉर्म हम देखेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कोफैक्टर के रेशियो को चेक करना होता है। तो आप यहां देखें, अगर ये दिए गए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कोएफिशिएंट जैसे a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में कौन सी संभावनाएं होती है वो देखेंगे। सबसे पहले तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इस तरह के इंटरसेक्ट करने की बातें कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप इस चीज को समझ लिए हैं तो वह एक दूसरे को क्रॉस यानी कि वह कट तभी करेगा जब इस तरह के रेशियो बराबर नहीं होंगे। a1 a2 और b1 b2 का रेशियो जब बराबर नहीं होगा तो निश्चित रूप से यूनिक सॉल्यूशन होंगे। वह लीनियर इक्वेशन पेयर का एक सॉल्यूशन होगा और एक सॉल्यूशन के साथ आप वो निकाल भी पाएंगे वो सॉल्यूशन को। तो आपने ये सीखा और साथ में कंसिस्टेंट करेगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन के साथ जो है वह पेयर कंसिस्टेंट करेगा एक दूसरे को। तो अब हम देखेंगे दूसरा कंडीशन, a1 a2 का रेशियो अगर b1 b2 के रेशियो के बराबर है और वह c1 और c2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में पेयर जो होगा आपका वह लीनियर इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट यानी असंगत होगा और साथ में इसके जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और पैरेलल होने का साफ जाहिर होता है कि जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे और क्रॉस नहीं करेंगे तो उसके कोई भी आंसर नहीं आएगा, कोई भी आंसर नहीं होंगे, यानी कि यह नो सॉल्यूशन के कंडीशन में आता है। और इस तरह की कंडीशन अगर हो तो इसे हम नो सॉल्यूशन कह सकते हैं। यानी कि तीसरे कंडीशन में कोइंसिडेंट यानी कि अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये तीनों का रेशियो अगर इक्वल है, बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कंसिस्टेंट तो होगा, कंसिस्टेंस के साथ उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी मेनी सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन में आप बहुत सारे सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ये तीन चीजों को आप जान लें अच्छी तरह से, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, तीनों कंडीशन को आप बढ़िया से समझ लें अच्छी तरह से, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल, यानी निश्चित रूप से एक हल आएगा और उस एक हल के सॉल्यूशन के अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वह हमेशा एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे दो जगह क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन यानी एक और केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब आगे देखते हैं। तो कंडीशन तो आप समझ रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर लाइन यानी कि दो पैरेलल लाइन आप ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ का दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कभी करती नहीं है, पैरेलल लाइन कभी क्रॉस नहीं करती और क्रॉस नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इस तरह से एक भी इसके आंसर नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में ये आएगा। और तीसरा कंडीशन है a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का जो रेशियो है वो अगर इक्वल होता है तो ऐसे में कंसिस्टेंट तो करेगा लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ, यानी कि इसके बहुत सारे आंसर होंगे, मेनी सॉल्यूशन होगा और ये ओवरलैप कर जाएगा, एक लाइन दूसरे उसी के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा। ऐसा कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे हम आते हैं। आगे इसमें है सीखेंगे आप लोग कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सॉल्व कैसे करते हैं और अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसके सॉल्व करने के
तो इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एलिमिनेटिंग वन टर्म मेथड। इसे एलिमिनेशन मेथड भी आप कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है बहुत सारे बुक में। तो यहां हम सीखेंगे एलिमिनेशन कैसे किया जाता है और वन टर्म का क्या वैल्यू होता है। यानी एलिमिनेटिंग ऑफ वन टर्म, इसका मतलब है कि किसी इस दोनों एक्स वाई में से किसी एक टर्म को गायब कर देने से, अगर आप किसी एक टर्म को गायब कर देते हैं तो फिर दूसरे टर्म का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। फिर वह दूसरे टर्म के वैल्यू को पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में पुट करके रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सीखते हैं सबसे पहले, इसको हिंदी में लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। तो एलिमिनेट का मतलब ही होता है गायब कर देना, और इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे हम एक्स टर्म को गायब करेंगे। आप वाई टर्म को भी गायब कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन ये निश्चित रूप से इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे A1 का वैल्यू भी है, B1 भी है और C1 RHS में डाल दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इस तरह से काफी आसान है, आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब आपको करना क्या है, तो दूसरे स्टेप में कैसे सॉल्व करना है। आप यहां देखिए, यहां 3 है और यहां 2 है। आप जरा सा सोचिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से माइनस कर दें, घटा दें, तो क्या होगा। घटाने से कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन समस्या क्या होगा कि अगर हम घटाएंगे तो रिजल्ट हमारा कोई खास नहीं होगा, कोई भी टर्म एलिमिनेट नहीं होगा, कोई भी टर्म गायब नहीं होगा। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि कोई एक टर्म गायब हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पे जो 3 आप देख रहे हैं, इस 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 2 को, यानी कि जिसका टर्म है उसको नहीं, उसके सामने वाले को गुना करना है, और इसके टर्म से इसको, यानी इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से पहले वाले इक्वेशन को ये 2 से, और दूसरे वाले इक्वेशन को ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को जब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके सारे LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। 6x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, ये आपका रिजल्ट है। और दूसरा 6x माइनस 9y इज इक्वल टू -8 या 24। आप देख सकते हैं कि इस तरह से रिजल्ट आता है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको माइनस कर देना है, यानी कि घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को। तो आप यहां लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको यहां संकेत में फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड इंटू 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस प्लस प्लस, आपको माइनस करने का रूल जो कि आप क्लास 8 में 9 में सीखे हैं, वही रूल यहां पे भी अप्लाई करना है। आपको देखना है कि सबसे पहले साइन चेंज कर लेना है। आपका जो पॉजिटिव है उसे निगेटिव कर देना है, और निगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है केवल नीचे वाले टर्म में। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह, तो ये 6x और 6x क्या होगा, एलिमिनेट कर जाएगा, गायब हो जाएगा, बड़ा आसान है। और उसके बाद फिर 2y और 9y को जोड़ देंगे तो 11y इज इक्वल टू, अब ये क्या है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह है 2 में, और यहाँ 24 प्लस है, तो आपको माइनस यानी कि घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 24 में -2 यानी 2 घटा देंगे तो आपका 22 बचेगा। तो इस तरह से y इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह आप देख रहे हैं, तो y इक्वल टू 22/11, अगर आप काटते हैं तो 2 निकल करके सामने आता है 2। अब ये क्या करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट आप ले लें, अच्छा रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों में यानी कि सेकंड में भी आप पुट कर सकते हैं और फर्स्ट में भी आप पुट कर सकते हैं। तो सेकंड में या फर्स्ट में किसी में पुट कर सकते हैं, हम फर्स्ट में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या x का वैल्यू निकलता है। तो 3x प्लस y इक्वल टू -1, ठीक है। अब x का वैल्यू आपको निकालना है और y का वैल्यू पुट करना है 2। तो यहां पे हम लिखेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -2, 3x इज इक्वल टू -2 -2। ये आपका, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 2 है और x
x का वैल्यू है निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू -1, 3x प्लस 2 इक्वल टू -1, सॉरी यहाँ -1 होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो -1 और -2 इस दोनों को आप ऐड कर दें, -3 और x इक्वल टू -3 अपॉन 3 -1। x का वैल्यू आपका -1 आया सामने और x का वैल्यू -1 आया है, y का वैल्यू 2 आया है। आप चेक कर सकते हैं कि s मान आपका सही आया है या गलत है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सी है जो कि आप क्लास 8 में भी किए होंगे। किसी भी इक्वेशन का वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट सामने होता है। तो इस तरह से आप देखें कि y का वैल्यू यहाँ पे 2 और x का वैल्यू -1 रखते हैं, तो -3 और 2 दोनों का -3 और +2 आपका रिजल्ट क्या होगा, तो -1। ये संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आंसर सही आया है। जरा दूसरा इक्वेशन भी आप चेक कर सकते हैं। y का वैल्यू 2 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और x का वैल्यू -1 तो ये -2 हो जाएगा। तो -2 और 6, -2 -6 यहाँ पे 6 -6 और -2 दोनों मिलाकर के -1 हो जाएगा। इस तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये बात की बात है, आप रिजल्ट निकालें और आंसर आप किताब में देखें। अगर आपके पास किताब उपलब्ध नहीं है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बाहर से चला आता है जिसका बुक में मतलब आंसर नहीं मिलता है, केवल सवाल मिलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हैं कि निकाला गया आंसर सही है अथवा गलत है। तो इस तरह से आपने सीखा, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण विधि। एलिमिनेशन मेथड यानी कि एक टर्म को गायब कर देने की विधि। अब आप देख सकते हैं